तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम ज्ञानपीठ पुरस्कार का संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। इसका इतिहास, इसकी पूरी प्रक्रिया, कुछ हालिया घटनाक्रम और हाँ, इसे याद रखने की एक खास ट्रिक पर भी हम बात करेंगे। बिल्कुल। और इस विस्तृत चर्चा में हमारा उद्देश्य सिर्फ तथ्य या आंकड़े गिनाना नहीं है। हाँ, वो तो किताबों में भी मिल जाते हैं। सही कहा। हम ये समझेंगे कि आखिर ये पुरस्कार भारतीय साहित्य का सर्वोच्च शिखर क्यों है, मतलब इसके पीछे की अहमियत क्या है। एकदम सही। हमारे सुनने वालों को इस चर्चा के अंत तक इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के हर पहलू की बिल्कुल स्पष्ट और गहन जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य का सर्वोच्च शिखर है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। हाँ, 61 में स्थापना हुई, लेकिन पहला अलंकरण वर्ष 1965 में दिया गया था, है ना? जी बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि इसके नियम बहुत सख्त हैं। सबसे पहली बात, ये केवल भारतीय नागरिकों को मिलता है, मतलब किसी विदेशी को नहीं मिल सकता। बिल्कुल नहीं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। ओह, तो लेखक के जीवित रहते ही उनके योगदान को सराहा जाता है। हाँ, और अगर भाषाओं की बात करें तो संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के साथ अंग्रेजी भी शामिल है। जी, अंग्रेजी को मिलाकर कुल 30 भाषाओं पर विचार किया जाता है। इसके तहत 11 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है और इसे भारतीय ज्ञानपीठ संस्था प्रदान करती है। 11 लाख रुपए। और जहाँ तक मुझे पता है, पुरस्कार के स्वरूप में वाग देवी की कांस्य प्रतिमा भी दी जाती है। हाँ, और इस प्रतिमा का अपना एक बहुत गहरा ऐतिहासिक मूल्य है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे? जरूर। इसका सीधा संबंध 1034 ईस्वी से है। 1034, ये तो बहुत पुरानी बात है। हाँ, मालवा, जिसे अब हम धार कहते हैं, वहां के सरस्वती मंदिर और इसके संस्थापक विद्याव्यसनी नरेश राजा भोज से ये जुड़ी हुई है। तो ये प्रतिमा सिर्फ एक मूर्ति नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये ज्ञान तथा आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का प्रतीक है। इसके 4 बहुत ही अहम हिस्से हैं। वो 4 हिस्से कौन से हैं? पहला है पुस्तक, जो ज्ञान का सूचक है। दूसरा अक्षमाला, जो निरंतर मनन को दर्शाती है। तीसरा कमंडलू है। और चौथा? चौथा है कमल, जो शुद्धता का प्रतीक है। तो इस पवित्र प्रतिमा, एक प्रशस्ति पत्र और 11 लाख रुपए के साथ यह सम्मान पूरा होता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जब 23 भाषाएं हैं तो चयन कैसे होता है? मैंने कूलिंग ऑफ नियम के बारे में पढ़ा है। हाँ, कूलिंग ऑफ नियम, ये प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने का एक बहुत शानदार तरीका है। इसके कारण हर साल 3 साल के लिए कोई 3 भाषाएं दौड़ से बाहर रहती हैं। मतलब ताकि हर भाषा को समान मौका मिल सके? बिल्कुल। और ये जो पूरी चयन प्रक्रिया है, ये 3 चरणों में बटी होती है। 3 चरण, वे कौन कौन से हैं? पहला चरण है प्रस्ताव का। इसमें शिक्षकों, आलोचकों और विश्वविद्यालयों द्वारा प्रविष्टियां भेजी जाती हैं। जमीनी स्तर से नाम आते हैं, मतलब। सही कहा। फिर दूसरा चरण आता है भाषा परामर्श समिति। इस समिति में 3 प्रख्यात विद्वान होते हैं। और क्या ये विद्वान हमेशा एक ही रहते हैं? नहीं, हर 3 साल में इस समिति का पुनर्गठन होता है। यह समिति नामों की बहुत ही सूक्ष्म जांच करती है। इसके बाद बात जाती है तीसरे और अंतिम चरण में, जिसे प्रवर परिषद कहते हैं। जी, यह है 7 से 11 सदस्यों का एक उच्च स्तरीय बोर्ड होता है, जो अंतिम तुलनात्मक मूल्यांकन करता है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें भारतीय ज्ञानपीठ संस्था का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। बिल्कुल स्वतंत्र चयन, तभी ये इतना प्रतिष्ठित है। और नियमों की बात करें तो इसमें ऐतिहासिक बदलाव भी हुए हैं। बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। पहले ये पुरस्कार लेखक की किसी एक विशिष्ट कृति के लिए मिलता था, किसी एक किताब के लिए। हाँ, लेकिन 18वें पुरस्कार से नियम बदल गया। अब ये लेखक के संपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए दिया जाता है। ये तो बहुत तार्किक बदलाव है। जीवन भर की साधना का सम्मान। और मैंने सुना है कि पुरस्कार राशि भी समय के साथ बढ़ी है। जी, जब 1965 में शुरुआत हुई थी तभी राशि 1 लाख रुपए थी। फिर वर्ष 2005 में ये 7 लाख हो गई। और कुंवर नारायण जी पहले प्राप्तकर्ता थे जिन्हें 7 लाख मिले थे ना? बिल्कुल सही। और फिर वर्ष 2012 से ये राशि 11 लाख रुपए कर दी गई है। अब अगर भाषाओं के टूटते बैरियर की बात करें तो 49वें ज्ञानपीठ पुरस्कार नियम में एक बड़ा फैसला हुआ था। हाँ,
भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी को भी विचारणीय सूची में शामिल किया गया। और इसका असर हमें 2018 में देखने को मिला। बिल्कुल, जब अमिताभ घोष को यह पुरस्कार मिला। वे यह सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम और अब तक के एकमात्र अंग्रेजी साहित्यकार हैं। तो आखिर इन सब का क्या मतलब है, अगर हम हिंदी की बात करें, क्योंकि हम हिंदी साहित्य का भी विश्लेषण कर रहे हैं। अगर आंकड़ों को देखें तो हिंदी का दबदबा साफ नजर आता है। ज्ञानपीठ के इतिहास में हिंदी साहित्यकारों को सबसे अधिक बार सम्मानित किया गया है। सबसे अधिक बार? हाँ, अब तक 11 हिंदी साहित्यकारों ने कुल 10 पुरस्कार जीते हैं। 11 साहित्यकार और 10 पुरस्कार, ये कैसे? क्योंकि 2009 में यह सम्मान संयुक्त रूप से दिया गया था और यह शानदार सफर 1968 से 2024 तक अनवरत जारी है। चलिए फिर उन महारथियों के नाम भी जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं विशिष्ट कृतियों वाले दौर से। 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी कृति चिदंबरा के लिए सम्मान मिला। वे प्रथम हिंदी विजेता थे। जी। फिर 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए, और फिर 1978 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार के लिए। हाँ, और 1982 का साल बहुत अहम था। महादेवी वर्मा को यामा के लिए यह सम्मान मिला और वे प्रथम हिंदी महिला विजेता बनी। ये तो थे वो नाम जिन्हें किसी खास कृति के लिए सम्मान मिला। इसके बाद तो नियम बदल गए थे। बिल्कुल, फिर संपूर्ण योगदान के लिए सम्मान मिलने लगा। 1992 में नरेश मेहता को यह मिला और 1999 में निर्मल वर्मा को मिला, गुरदयाल सिंह जी के साथ संयुक्त रूप से। फिर 2005 में कुंवर नारायण, जिन्हें 7 लाख रुपए मिले थे। और 2009 में वो संयुक्त पुरस्कार जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। हाँ, वो अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल जी को संयुक्त रूप से दिया गया था। फिर 2013 में केदारनाथ सिंह जी, और 2017 में कृष्णा सोपती, जो दूसरी हिंदी लेखिका बनी ये सम्मान पाने वाली। और अब हाल ही में 2024 में विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है, जो नौकर की कमीज के प्रख्यात रचनाकार है। बिल्कुल सही। अब हमारे श्रोताओं के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इतने सारे नाम याद कैसे रखे जाएं? तो हमारे पास एक अचूक ट्रिक है। हाँ, ये बहुत काम की ट्रिक है। मैं वो वाक्य पढ़ती हूँ। पंत और दिनकर अज्ञेय महादेवी से मिलने नरेश और निर्मल के साथ कुंवर अमरश्री, केदारनाथ और कृष्णा विनोद गए। ये तो बहुत ही सरल सूत्र है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। पंत से सुमित्रा नंदन पंत, दिनकर से रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, और महादेवी से महादेवी वर्मा। और आगे नरेश से नरेश मेहता, निर्मल से निर्मल वर्मा, कुंवर से कुंवर नारायण, अमरश्री से अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल, केदारनाथ से केदारनाथ सिंह, कृष्णा से कृष्णा सोपती, और अंत में विनोद से विनोद कुमार शुक्ल। बिल्कुल सटीक। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक सम्मान नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये भारत की भाषाई विविधता का सबसे बड़ा उत्सव है। 1965 से ये क्षेत्रीय भाषाओं को राष्ट्रीय पटल पर लाता रहा है। ये साहित्य समाज को जोड़ता है और जागृत करता है। ये सच में एक बहुत ही खूबसूरत विचार है। बिल्कुल। और अंत में इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, जब कोई क्षेत्रीय भाषा राष्ट्रीय पटल पर इतना बड़ा सम्मान पाती है तो क्या वो केवल उस लेखक की जीत होती है, या वो उस पूरी भाषा और संस्कृति के भविष्य को एक नई दिशा दे देती है? आप सभी के लिए